हेलो क्रशर्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो सरफेस टेंशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सरफेस टेंशन एक ऐसा फोर्स होता है जो हमारे पास, मान लो कोई भी सरफेस है, उसमें अगर इस तरीके से एक लाइन होगी तो इस पे इधर भी खिंचाव होगा, इधर भी खिंचाव होगा। इस तरीके से हमारे पास कुछ फोर्स लगता है एंड फोर्स इज प्रपोर्शनल टू द लेंथ। हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू टी टाइम्स एल, जहाँ पे एल हो जाती है हमारे पास ये वाली लेंथ और टी हो जाती है हमारे पास सरफेस टेंशन ऑफ दैट फ्लूइड। अब इसके बेसिक सवाल तो हम कर चुके हैं, हम देखते हैं थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। मान लो हमारे पास इस तरीके से एक फ्लूइड भरा हुआ है और उसमें इस तरीके से कोई चीज़ तैर रही है और उसको हमें ऊपर खींचना है। तो जब हम उसको ऊपर खींचेंगे तो सरफेस टेंशन का फोर्स एक्चुअली इसे रोकने की कोशिश करता है। कैसे? तो मान लो हमारे पास ये डिस्क थी और इसको हम ऊपर यहाँ से उठा करके इस तरीके से खींच रहे हैं, कुछ इस तरीके से मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सरफेस होती है फ्लूइड की, सरफेस की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास सरफेस हो जाती है ना, स्ट्रेट हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे हमारे पास एक इस तरीके से एंगल बनता है। ये कौन सा एंगल होता है? दिस इज नोन एज कॉन्टैक्ट एंगल, दिस इज थीटा, है ना। सेम चीज़ यहाँ पर हमारे पास थीटा हो जाएगा। थीटा इज कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल मटेरियल और फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। अब देखो यहाँ पर फोर्स किस तरीके से लगेगा। तो हमारे पास पहली बात तो हमें पता है कि फोर्स की जो वैल्यू हो जाती है, जो सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा एफ टी, उसको मैं भूल देता हूँ, इट विल बी इक्वल टू टी टाइम्स लेंथ एल। अब देखो सरफेस की वो लेंथ हम कौन सी देख सकते हैं, ये तो उस फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, हमें पता है। लेंथ कौन सी आएगी? तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक पूरी की पूरी इसकी सर्कमफेरेंस पे हमारे पास इस तरीके से कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, है ना। ये लग रहे हैं हमारे पास फोर्स, एक ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है। इन सभी फोर्सेस को ऐड कर दोगे तो वो हमारे पास टोटल सरफेस टेंशन का फोर्स बन जाएगा एफ टी इंटू एल। यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू टी एल। एल की वैल्यू कितनी आ रही थी? 2πr, जहाँ पे r इसका रेडियस है। लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ये अमाउंट का फोर्स कभी इधर लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, कभी इधर लग रहा है। अगर हमसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई ये वाला फोर्स हमने जो लगाया उसको उठाने के लिए, अगर अभी यहाँ पे बैलेंस हमें करना है और मान लो इसका कोई मास नहीं है, नहीं तो नीचे mg भी आ जाता पिक्चर में, तो हम देखते हैं कि भाई हर फोर्स का जो कंपोनेंट है वो थीटा एंगल पे है। तो हमें सिर्फ कॉस थीटा वाले एलिमेंट्स को लेना है। यहाँ पे जो साइन थीटा वाले हैं वो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ कॉस थीटा वाले सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एफ इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू जाती है 2πr/t इंटू कॉस थीटा। ठीक। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि हमारे पास कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू 0 दे दी जाएगी और सवाल पूछा जाएगा कि भाई मैं इसको उठा रहा था इस तरीके से, और जब ये जस्ट उठने ही वाला है ना, जब ये निकल जाएगा फ्लूइड से कंप्लीटली, उससे जस्ट पहले कितना फोर्स लग रहा होगा। इस चीज़ को बोलने का मतलब क्या है? इसमें देखो हमें बोला जा रहा है, समझाया जा रहा है कि भाई जब ये यहाँ से सरफेस छोड़ने वाला है उस वक्त यहाँ पर सरफेस कुछ इस तरीके से एंगल बन चुका होगा। हमारे पास ये नीचे यहाँ पर पूरे में फ्लूइड भरा हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पर जो सरफेस टेंशन के फोर्सेस लग रहे होंगे ना, वो यहाँ पर इस तरीके से लग रहे होंगे, है ना। सरफेस टेंशन के फोर्सेस इस तरीके से लग रहे होंगे और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि अब जो सरफेस टेंशन का नेट फोर्स हो जाएगा वो इक्वेट करेगा, बराबर हो जाएगा इस कैपिटल एफ के, और हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ विल बी इक्वल टू टी इंटू एल विच इज इक्वल टू टी इंटू 2πr। बहुत ही सिंपल ये सवाल हो जाता है। तो हमें यही चीज़ समझनी होती है कि सरफेस से फोर्सेस किस तरीके के लग रहे होंगे। इसी का और एक बहुत ही अच्छा सवाल हो जाता है, हमारे पास ये डिस्क थी, डिस्क की जगह अब हमारे पास कर दी है रिंग, और इस रिंग को भी यहाँ से मैंने कुछ रस्सियाँ इस तरीके से बांध रखी हैं और यहाँ से उठा रहा हूँ मैं, इस पर टोटल फोर्स लगा रहा हूँ एफ। अब सरफेस तो यहाँ पर भी होगी और वो भी उस पर इसी तरीके से फोर्स लगाएगी। तो देखो यहाँ पे सरफेस, पहली बात तो रिंग का क्रॉस सेक्शन एक्चुअली सर्कुलर होगा। तो मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ। हमारे पास मान लो इस तरीके से उसका क्रॉस सेक्शन है, ये रहा इधर, ये रहा इधर। आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास सरफेस जब ये बस छोड़ने वाला होगा, कुछ इस तरीके की सरफेस हमारे पास बन रही होगी। यहाँ पर ऐसे फोर्स लगेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ये जो बाहर वाला फोर्स है वो बेसिकली इस पूरी लेंथ पे नीचे की तरफ लग रहा है, वो वाला फोर्स है ना। ये वाला और ये वाला बाहर वाले फोर्सेस हैं। ये जो अंदर वाला फोर्स है वो अंदर की तरफ जो है हमारे पास, वहाँ पर भी इस तरीके से सरफेस टेंशन होगी। हम यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास जो एफ की वैल्यू आनी है, अब वो आ जाएगी टी इंटू 2πr मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि अंदर
और बाहर दो जगह सरफेस टेंशन के कारण हमें फोर्स महसूस होगा। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो रिंग और डिस्क में हमें यही चीज़ समझनी है। रिंग में दो जगह सरफेस फोर्सेस लग जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ बाहर की तरफ ही लग रहा था, है ना। इस तरीके से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से पूछे गए हैं। If the radius of the opening of the dropper is r, the vertical force due to the surface tension on the drop of radius capital R is। तो यहाँ पे r को बहुत छोटा मानना है हमें कैपिटल R से। यहाँ पर खाली हमें ज्योमेट्री बनाने की देरी है, देखो इस क्वेश्चन में, और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो मान लो हमारे पास इस तरीके से एक ड्रॉप है जो पता नहीं क्यों सर्कुलर नहीं बन पा रही है। लेट से ये हमारे पास इस तरीके से ड्रॉप बनती है, लेकिन ये ड्रॉप का रेडियस जो होगा वो तो इस तरीके से कैपिटल आर है ना, दिस इज कैपिटल आर। और हमारे पास एक ड्रॉपर होगा, उसका कुछ यहाँ पर हमारे पास छोटू सा स्मॉल आर हमें देखने को मिलेगा, ये वाला। ये हमारे पास इस तरीके से ड्रॉपर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर स्मॉल आर बहुत छोटा है कैपिटल आर से, लेकिन अगर बहुत छोटा बना देंगे तो हमें फिर एंगल्स दिखाई नहीं देंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं उसको, ठीक है। हमारे पास यहाँ से दिस इज इस तरीके से ये सर्कुलर कुछ बनेगा। ये हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर सरफेस टेंशन का फोर्स किस तरीके से लगेगा। पहले तो विजुलाइज करने की कोशिश करो। यहाँ पर हमारे पास सरफेस पे इस तरीके से कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे पूरी पे, और इन फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट हमें देखना है, खाली ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, खाली वर्टिकल वाले बच जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल बनता है, इस अप्रॉक्सीमेशन का आपको यूज़ करना है। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पर जो पहले सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा उसको ड्रॉ करते हैं, विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये लग रहा होगा हमारे पास फोर्स, सेम फोर्स इधर से लग रहा होगा। अब देखो इसका कंपोनेंट चाहिए, तो मान लो ये वाले जो एंगल है इनको मैं बोल देता हूँ कि भाई ये हमारे एंगल थे थीटा, तो इनके जो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट है वो तो ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। हमें सिर्फ साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स चाहिए, तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्स वर्टिकल विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन का फोर्स कितना लगेगा, टी टाइम्स टोटल लेंथ। ये वाली टोटल लेंथ कितनी है पूरी, क्योंकि इस पूरी सरफेस पे इस तरीके से फोर्सेस लग रहे होंगे, वो जाता है हमारे पास 2 पाई स्मॉल आर, गलती मत करना स्मॉल आर कैपिटल आर में कन्फ्यूजन हो जाए, कुछ गलत लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा वाले तो ये थे जो कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये वाले हमारे पास साइन थीटा है, उनकी हमें ज़रूरत है। अब यहाँ पे टी पता है, स्मॉल आर पता है, क्या मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता है, नहीं। और वो पता करना बहुत ही आसान है, कैसे, देखो यहाँ पर इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाओ। अगर यहाँ पर ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से इस तरीके से टेंजेंशियल है, हमारे पास 90 डिग्री होता है ये टोटल, है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हो जाता है मेरे पास 90 माइनस थीटा। अब इस ट्राइंगल में देखोगे तो ये वाला एंगल मेरे पास फिर से आ जाता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा के बराबर, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा होता है हमारे पास दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आ जाएगा उसकी वैल्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और इस वैल्यू को आप ऊपर रखोगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है 2 पाई टी स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। इतना सिंपल सा ये सवाल था। अब इसी का एक बहुत अच्छा सा वेरिएशन देखते हैं इसी सेम क्वेश्चन का। इफ आर इज इक्वल टू इतना, रो इज इक्वल टू इतना, जी इज इक्वल टू इतना, टी इज इक्वल टू इतना, द रेडियस ऑफ द ड्रॉप व्हेन इट डिटैचेस फ्रॉम द ड्रॉपर इज अप्रॉक्सीमेटली। बहुत ही आसान सवाल है। अभी अभी देखो हमने क्या डिराइव कर लिया था कि हमारे पास इस तरीके से अगर कोई ड्रॉपर होती है, तो अगर मेरे पास कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, तो मेरे पास ऊपर की तरफ जो एफ वर्टिकल की वैल्यू आ जाती है वो आती है 2 पाई टी इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। अगर आपको नहीं, आपने अभी पिछले क्वेश्चन में डिराइव किया, नहीं किया तो चुटकियों में कर सकते हो उसको डिराइव, तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे पास वर्टिकल में ऊपर की तरफ इतना फोर्स लग रहा है तो वो बैलेंस किससे होगा, यहाँ पर नीचे mg से।
अच्छा देखो, जैसे जैसे हमारे पास ड्रॉप बड़ी होती जाएगी तो हमारे पास आर की वैल्यू बड़ी होती जा रही है ना, ये आर स्क्वायर नहीं है, कैपिटल आर है बस। आर की वैल्यू बड़ी होगी तो वर्टिकल में ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो वाली वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन नीचे कुछ एम लग रहा था वो बढ़ता जाएगा क्योंकि इसमें मास बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली एक कैपिटल आर की वैल्यू ऐसी आ जाएगी जब हमें पता चलेगा नीचे का फोर्स ज़्यादा लग रहा था, ऊपर का फोर्स कम पड़ जा रहा था, उस वक्त ये ब्लॉक जो हमारी ड्रॉप है वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। हमें वही बताना है वो क्या चीज़, द रेडियस ऑफ द ड्रॉप व्हेन इट डिटैचेस, यानी जब वो गिरना शुरू होती है तब का। बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमें बस इसको इक्वेट कर देना है एम से। एम से कैसे करोगे तो हमारे पास ये आ जाता है 2 टी स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है हमारे पास 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इंटू जी। हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाती है, पाई से पाई कट जाता है, 4 से कट जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। हमारे पास देखो अब वैल्यू क्या आ जाती है, आर की पावर 4 इज इक्वल टू 3/2 टी स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन रो जी। वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 1.5, टी की वैल्यू कितनी है 0.11, कैपिटल सॉरी स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाता है, वो हो जाएगा हमारे पास 25 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे है रो और जी मिलकर के हो जाते हैं 10⁻4। तो यहाँ से आर की पावर 4 है ना, एंड दिस टर्न्स आउट टू बी, इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आएगी मेरे पास 4.125 इंटू 10⁻12। ठीक, अब यहाँ से मुझे अप्रॉक्सीमेशन करना है, आर की पावर 4 आ चुका है, आर स्क्वायर करना है, तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली देखो, मेरे को ऑप्शन ही तो चेक करना है, सब में 10⁻3 10⁻3 10⁻3 है, तो मैं लिख सकता हूँ आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4.125 इंटू 10⁻6 मीटर, जिसको अप्रॉक्सीमेटली मैंने बोल दिया, मान लो यार वो 2 पॉइंट समथिंग रहा होगा, है ना, इंटू 10⁻6 मीटर, और इसका फिर से अंडर स्कोर कर देंगे, अरे अंडर रूट कर देंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी 2 का अंडर रूट कितना होता है 1.414 इंटू 10⁻3 मीटर, एंड ए बिकम्स आर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा, तो सिंपल सा ये सवाल हो गया, सेम कॉन्सेप्ट पे आ रहा है। अब ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ द शेप ऑफ अ ट्रंकेटेड कोन विद एन एपेक्स एंगल अल्फा। एपेक्स एंगल बेसिकली यहाँ पर इसका जो एंगल होता है ये वाला अल्फा है हमारे पास, सो दैट इट्स टू एंड्स हैव क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफरेंट रेडियाई। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का रेडियस अलग होगा, यहाँ पे रेडियस अलग होगा, ठीक है। व्हेन डिप्ड इन वाटर वर्टिकली वाटर राइजेज इन इट टू अ हाइट h where the radius of its क्रॉस सेक्शन इज b। तो मान लो हमें यहाँ पर h हाइट ये राइज हुआ है और इस वक्त हमारे पास रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू b दी हुई है, ठीक है। सरफेस टेंशन इज s, डेंसिटी इज रो, कॉन्टैक्ट एंगल विद ग्लास इज थीटा, द वैल्यू ऑफ h विल बी। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, कैपिलरी एक्शन को ही, कैपिलरी को मॉडिफाई कर दिया। कैपिलरी ट्यूब ऐसे होती थी हमारे पास, उसकी जगह वो इस तरीके से। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल भी आ रहा है, कैपिलरी का भी कुछ एंगल है। बहुत अच्छा सवाल है, एक बार डायग्राम बनाओगे ना तुरंत चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। हमें बेसिकली देखना है ये मास कुछ ऊपर जो उठा हुआ है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहे होंगे नीचे mg उसका, और ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स है, उन दोनों को इक्वेट कर दो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो हमारे पास पहले यहाँ पे इसका डायग्राम बड़ा सा बनाएंगे तो चीज़ें आसानी से आएंगी, समझ नहीं तो नहीं आएंगी। हमें एक बात बताओ, टोटल एंगल की वैल्यू दी हुई थी कि टोटल एंगल था हमारे पास अल्फा, तो ये हाफ एंगल की वैल्यू मेरे पास हो जाती है, ये हो जाता है सिर्फ अल्फा डिवाइडेड बाय 2। अब हमें बनानी पड़ेगी एक सरफेस। सरफेस कैसे, यहाँ पर जो सरफेस है वो किस तरीके से है, वो ये रही हमारे पास सरफेस इस तरीके से। अब एक बात बताओ, हमारे पास जो कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है वो कौन सा वाला कॉन्टैक्ट एंगल होता है। देखो अगर इस पॉइंट पे देखूं तो मेरे पास यहाँ पर इस दिशा में फ्लूइड है, इस दिशा में एयर है ना। कॉन्टैक्ट एंगल फ्लूइड का वो होता है जिसमें फ्लूइड होता है, तो बेसिकली दिस एंगल इज थीटा मुझे गिवन, दिस एंगल
इज थीटा। ठीक, अच्छा यहाँ सरफेस टेंशन का जो फोर्स लगा होगा वो इस दिशा में लगेगा, है ना। कैपिलरी ट्यूब को सरफेस इस तरफ खींच रही है, तो कैपिलरी ट्यूब सरफेस को इस दिशा में खींच रही होगी। तो हमारे पास ये जो कुछ एक्स्ट्रा मास है उसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लग रहा है, वो सब तरफ लग रहा है, इधर भी लग रहे होंगे, इधर भी लग रहे होंगे, इधर भी लग रहे होंगे, इधर भी लग रहे होंगे। हमें सिर्फ वर्टिकल वाली चीज़ों को कंसिडर करना है, हॉरिजॉन्टल वाले तो कैंसिल आउट हो जाने हैं। तो यहाँ पर अब ये एंगल भी मेरे पास आ जाता है थीटा इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ देखूँ, सॉरी वर्टिकल के साथ, तो देखो ये था एंगल α/2, तो ये भी होगा मेरे पास एंगल α/2, है ना। ये भी समझना बहुत आसान है, दिस एंगल इज α/2, ये वाला एंगल भी है α/2। हमारे पास पहली बात तो यहाँ का रेडियस दिया हुआ है b, ये रेडियस इज b, तो हमारे पास जो टोटल सरफेस की लेंथ है वो आ जाती है हमारे पास 2π × b मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन कितनी है लिक्विड की दी हुई है s, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो s से, मल्टीप्लाइड बाय अब इसका देखो हमारे पास ये वाला एंगल आ चुका है थीटा प्लस α/2, तो हम कर देंगे इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस α/2। ये आ गया हमारे पास नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है। ओके, अब इस फोर्स को हमें इक्वेट कर देना है कि भाई हमारे पास इसका जितना भी मास है उससे, है ना। तो इसका मास अब आप कैसे पता करोगे, तो वो पता करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। भाई इसका मास मैं कैसे पता कर लूँ, है ना, क्योंकि अब सिलेंडर नहीं है, थोड़ी सी चीज़ हमारी ज्योमेट्री चेंज हो चुकी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम ऐसे भी कर सकते हैं, भाई ये जो फोर्स लग रहा है हमारे पास नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है, नेट फोर्स वर्टिकल ऊपर की तरफ, तो ये किससे इक्वेट हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं थोड़ा सा प्रेशर कम होता है ना, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पे प्रेशर कम होता है, तो वो जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो कैसे आ जाएगा, नेट फोर्स वर्टिकल अपवर्ड को आप इस एरिया से डिवाइड कर दो। नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा था उसको इसी एरिया से डिवाइड कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई प्रेशर का डिफरेंस कितना है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल कितना है पाई × b², ये टोटल एरिया हो गया यहाँ का। ये जो एक्सेस प्रेशर आया उस एक्सेस प्रेशर का जो डिफरेंस उसी के कारण तो हमारा फ्लूइड ऊपर चल गया होगा, है ना। देखो यहाँ पर प्रेशर है हमारे पास P0 से हम इधर आए तो प्रेशर कुछ कम है, और यहाँ से नीचे आते हैं तो फिर से बढ़ता है, और ये फिर से सेम लेवल P0 के बराबर है। इस तरीके से हमारे कैपिलरी एक्शन काम करता है। दिस मस्ट बी इक्वल टू हमारा आ जाता है हमारे पास ρgh। बस आ गई हमारे पास इक्वेशन। यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, एक बी से एक बी कट जाएगा, हमारे पास h की वैल्यू आ जाती है h इज इक्वल टू 2s cos थीटा इंटू थीटा प्लस α/2 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा BGH, अरे यहाँ पे रो आएगा, तो ये हो जाता है हमारे पास करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे सवाल उठता है हमने प्रेशर की तरह क्यों किया, हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि भाई यहाँ पर से हमारे पास जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था उसको मैं इसके मास से इक्वेट कर देता, तो वो नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास सरफेस है ना, ये सरफेस भी इस तरीके से कुछ नॉर्मल लगा रही होंगी, उसका कुछ एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा जो इसके mg को वो भी तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कैंसिल आउट कर रहा होगा। इसलिए हमको उस कैलकुलेशन के मेथड में नहीं जाना चाहिए। हम पहले देख लेंगे यहाँ पे सरफेस पे प्रेशर का डिफरेंस कितना आ रहा है, वो हमने दिस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया से पता कर लिया, और ये जो प्रेशर का डिफरेंस आया वो क्यों आया है, वो आया सरफेस टेंशन के कारण, उसके कारण ही हमारा फ्लूइड थोड़ा सा ऊपर खिंच जाता है, और उस प्रेशर डिफरेंस को वो इक्वेट कर देता है, तो वो ρgh जो प्रेशर डिफरेंस होता है हाइट h के साथ, उससे हमने इक्वेट कर दिया। ठीक है, हमने इसके वजन को mg से इक्वेट करने में नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन सरफेसेस की ऐसे लग रही होगी, उसका भी कुछ ऊपर की तरफ कंपोनेंट है। ये वीडियो जो अभी आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का। हमारे 2 क्रैश कोर्स हैं, जेईई मंथ और नीट मंथ, जिसमें 11th और 12th दोनों के फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट बट नेसेसरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उन सभी को मिला दो तो जो बनता है वो है जेईई मंथ एंड नीट मंथ। जेईई मंथ में जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों की तैयारी होती है। नीट मंथ में नीट स्पेसिफिक वीडियोस हैं, लेकिन एज ए बोनस जेईई मेन के वीडियोस भी मिलते हैं, तो आप
उनसे भी तैयारी कर सकते हो। ये दोनों ही क्रैश कोर्स पूरी दुनिया के इकलौते कलरफुल क्रैश कोर्स हैं, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कस्टम मेड ग्राफिक्स को हाथ से बनाया है। उनका फायदा क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है और ये चीजें याद रहती हैं। हर एक ग्राफिक को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारी पीडीएफ अभी के अभी डाउनलोड करा के आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इन सभी को मिला करके एक मैंने बहुत ही अच्छी हैंडबुक बना दी है, उसका प्रिंट आउट भी खरीद सकते हो, ताकि आप किसी भी बुक का या किसी भी और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक हाथ में आपके पास हैंडबुक रहेगी, तो आप जल्दी फॉर्मूले रिवाइज कर पाओगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे और अपनी तैयारी स्पीड अप कर पाओगे। कलरफुल नोट्स की प्रिंटेड हैंडबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। साथ में मेरे ऑल इंडिया रोड ट्रिप के व्लॉगिंग सीरीज का लिस्ट, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाय द वे, सारे के सारे ग्राफिक्स आपका वेट करें, जल्दी से आ जाओ। कलरफुल तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से विजुअलाइज करके समझेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।